जो लेक्चर की स्पेशल बात है वो ये है कि एनसीईआरटी में जो भी चीजें बोली गई हैं वो सारी की सारी हम इसमें कवर करने वाले हैं। पहले हम एनिमल टिश्यू के सारे पार्ट्स को सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ नाम जानेंगे, उसके बाद में फिर टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, समझ में आ रही है बात? तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकती है मसल्स, इसी की वजह से इजीली मूवमेंट हो पाती। अभी मैं हाथ की मूवमेंट करूँ, अपनी मर्जी से मैं हाथों की मूवमेंट करा रही हूँ, क्या वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। बीच वाला पूरा सेल बॉडी है, साइटोन है, इसके बीच में होगा न्यूक्लियस, ये पूरा एक्सोन है, इसके वजह से हमारा पूरा हाथ ऐसे रोटेट कर पाता है। हेलो क्लास 9, कैसे हो आप लोग? बच्चों आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू इन एक्शन। बच्चों ये जो चैप्टर है उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर फुल डिटेल में हम बात करेंगे। ये जो आज का लेक्चर होने वाला है वही वो एक वन शॉर्ट लेक्चर होगा, यानी कि हम एक ही बार में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। साथ ही में इस जो लेक्चर की स्पेशल बात है वो ये है कि एनसीईआरटी में जो भी चीजें बोली गई हैं वो सारी की सारी हम इसमें कवर करने वाले हैं। मैं पीडीएफ पढ़ाने के बाद में, जो मेरे हैंड रिटन नोट है उन्हें पढ़ाने के बाद में आपको दिखाऊंगी कि एनसीईआरटी क्या कहती है। हम सारे के सारे टॉपिक्स इस डिटेल लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि सेल क्या होता है। अच्छा एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, अगर आपने सेल चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, मान लो आपने सेल चैप्टर नहीं पढ़ा, अब आप हाफ ईयरली के लिए पढ़ रहे हो और उसमें टिश्यू चैप्टर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो भी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो जो भी चीजें सेल चैप्टर में इंपोर्टेंट थी, जो यहाँ पे काम आएंगी, वो मैं आपको साथ साथ में पढ़ाती जाऊंगी, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज समझो कि सेल क्या होता है। भाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई प्लांट हो चाहे कोई एनिमल हो, उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब जो सेल होता है ना बच्चों, ये डिवाइड करता है। हमने जो सेल वाला चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें पढ़ा था कि सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो सेल डिवाइड करते हैं। अब मान लो एक सेल था, एक सेल से कितने सेल बन गए? दो, दो से कितने बनेंगे? चार, चार से आठ, आठ से 16, 32 बन जाएंगे, फिर 64 सेल्स। ऐसे सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो जब पहले एक सेल था, फॉर एग्जाम्पल पहले एक सेल था, लेकिन जब वही सेल डिवाइड कर गए और उन्होंने बहुत सारे सेल बना लिए, तो इसको हम बोल देते हैं बच्चों क्या? टिश्यू। अच्छा जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाएं, जैसे मान लो ये कुछ टिश्यू है, ये कुछ टिश्यू है, ठीक है, बहुत सारे टिश्यू एक साथ में मिल गए, इकट्ठा हो गए, तो इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? इसको हम बोल देते हैं ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन साथ में मिल जाते हैं तो बनता है बच्चों क्या? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। बच्चों ट्राई करना कि आप साथ साथ में चीजों को नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ते पढ़ते साथ में नोट डाउन भी करते हैं तो फिर हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो बनता है पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म। समझे बच्चों इतनी बात? तो सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है सेल। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं एक साथ में और एक जैसा काम करते हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो क्या बनाते हैं? टिश्यू। जब बहुत सारे एक जैसे टिश्यू मिल जाते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन के रेडी हो जाता है। इतनी बातें क्लियर है अभी तक? ठीक है। अब समझते हैं अगली चीज। तो टिश्यू होता क्या है भाई? देखो जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसमें वो डेफिनेशन ऑफ टिश्यू पूछेंगे, उस टाइम पे आपको ये यूज करनी है। अब समझो क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है, यानी सेल का पूरा एक बंडल है, पूरा एक ग्रुप है, जो कि कैसे हैं बच्चों? सिमिलर है। किस चीज में सिमिलर है? इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में एक जैसे हैं और साथ में मिलके काम करते हैं। एंड वर्क टुगेदर। क्यों करते हैं साथ में मिलके काम? ताकि किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव कर पाए। टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या बोला? टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल है जो कि एक जैसे दिखते हैं, एक साथ में काम करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव कर पाए। ओके, आगे समझो। इन्होंने एग्जांपल दिया मसल टिश्यू। अब जो मसल टिश्यू है ना बच्चों, वो हेल्प करता है मूव करने में। अभी मैं इधर से उधर चल पा रही हूँ, मैं हाथों की मूवमेंट कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मसल टिश्यू जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। नर्व टिश्यू, मैं जो बोल रही हूँ वो आपके दिमाग तक जा रहा है ना, फिर आप उसके लिए रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, आप लिख रहे हो इन चीजों को। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं नर्व टिश्यू, जो कि मैसेज सेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म चीज को टच किया, आपका हाथ खुद ही हट जाएगा, उसमें किसने काम किया? नर्व टिश्यू ने काम किया, ठीक है। जब हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, है ना, हर चीज के बारे में, जैसे सेल के बारे में हम जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। वैसे ही जैसे हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे बच्चों? हिस्टोलॉजी। अब एनसीईआरटी ने ना एक बहुत ही
इंटरेस्टिंग सी चीज दे रखी है और बहुत ही इजी सी चीज दे रखी है जो आपने बचपन में पढ़ी है कि प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है। तो भाई देखो, प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है। प्लांट जो होते हैं वो एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, है ना, उनके पास में सेल वॉल होती है। प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, जो प्लांट होते हैं भाई वो मूव नहीं करते, इसीलिए उनको कैसे टिश्यूज चाहिए होते हैं, उनको चाहिए होते हैं ऐसे जो स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करें, जो सपोर्ट प्रोवाइड करें, जो स्ट्रॉन्ग हो। एनिमल जो होते हैं उनको कैसे टिश्यूज चाहिए होते हैं, फ्लेक्सिबल। तो जो प्लांट है वो मूव नहीं कर सकते, कांट मूव, इनके पास सेल वॉल होती है इसलिए फ्लेक्सिबल नहीं होते। और ये होते हैं कैसे बच्चों, ऑटोट्रोपिक। कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ये मूव कर सकते हैं, हम एनिमल्स जो होते हैं मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है बच्चों, फ्लेक्सिबल होती है। साथ में हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या होते हैं, हेटेरोट्रोपिक। अगर किसी बच्चे को नहीं पता इसका मतलब कि हम अपना खाना खुद बनाते हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो समझो, अपना खाना खुद बनाने का मतलब ये नहीं होता कि हम किचन में गए, हमने मैगी का पैकेट उठाया और खाना बना लिया, ये हमारा खाना है। नहीं, खाना बनाने का मतलब है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोज बनाया। क्या बना सकते हो ग्लूकोज? नहीं बना सकते, इसीलिए हम लोग हेटेरोट्रोपिक हैं, यानी हम अपना खाना नहीं बना सकते। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, सनलाइट का यूज करके, वाटर का यूज करके ग्लूकोज बना सकते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रोपिक हैं। समझ गए इतनी बात? बिकॉज प्लांट डोंट मूव, प्लांट जो होते हैं वो मूव नहीं करते, इसलिए इनको क्या चाहिए होते हैं, स्ट्रॉन्ग टिश्यूज चाहिए होते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए होते हैं, फ्लेक्सिबल टिश्यूज चाहिए होते हैं। समझ गए इतनी बातें? आगे समझो भाई, साथ में नोट भी कर लेना। अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, लाइफ बिगिंस व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड इटसेल्फ सेवरल टाइम। लाइफ कब स्टार्ट होती है? जब एक छोटा सा सेल बहुत बार डिवाइड करता है, ठीक है, तो वो कुछ अलग अलग चीजें बनाता है, कुछ अलग अलग ऑर्गन बनाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज सेल ग्रेजुअली फॉर्म स्किन बनाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, मसल बनाते हैं ताकि मूवमेंट हो पाए, बोन्स बनती हैं ताकि सपोर्ट मिल पाए, नर्व्स मिल पाती हैं, नर्व्स बनती हैं ताकि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाए, ठीक है, हमारी बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन चलता रहे। एंड ऑल अदर ऑर्गन, और भी बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो इसी तरीके से बनते हैं जब सेल डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखती है, क्या, व्हाई डू सम टिश्यू ग्रो थ्रू आउट लाइफ व्हाइल अदर्स डू नॉट। कुछ टिश्यूज जो होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाल कटा लूं, मेरे बाल दोबारा से बढ़ जाएंगे, है ना। आपके साथ भी सेम, आप बाल कटाओगे और दोबारा से बढ़ जाएंगे। आप नेल्स कट करते हो संडे, अगले संडे तक दोबारा बड़े हो जाते हैं। तो ये जो वो होते हैं सेल्स होते हैं, इनमें कंटिन्यूसली ग्रोथ चलती रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने हार्ट सेल की या फिर लंग सेल की, तो क्या वो भी कंटिन्यू डिवाइड करते हैं? नहीं करते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, समझो। अगर कोई ऐसा सेल जिसको डिवीजन की जरूरत नहीं है और वो डिवीजन करता रहे तो क्या होगा, एक्सेसिव सेल ग्रोथ हो जाएगी, जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है। इसीलिए सेल ग्रो नहीं करते। समझ गए इतनी बात? तो सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। हमने पढ़ लिया था टिश्यू क्या होता है, सिमिलर टाइप के सेल होते हैं, एक ही जैसा उनको काम करना होता है, इसलिए साथ मिलके रहते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो बना देते हैं क्या, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म। अगली चीज, in unicellular organisms such as amoeba, a single cell performed all the function in life। अब ये बात समझो, हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, इट्स ओके, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी। तो भाई यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ठीक है बच्चों, मैं एक बार चेक कर लूं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। हाँ ठीक है, तो भाई कुछ होते हैं यूनिसेलुलर और कुछ होते हैं क्या, मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनि का मतलब होता है एक, एंड सेलुलर का मतलब होता है बच्चों सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल होता है उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। एंड मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, एंड सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। इतनी बात समझ में आ चुकी है? अब समझो आगे। तो यूनिसेलुलर जो होते हैं इनके पास एक ही सेल होगा, लेकिन ये काम तो सारे करेंगे। फॉर एग्जांपल, इनको खाना भी खाना है, इनको एक्सक्रीशन भी करना है, इनको रेस्पिरेशन भी करना है, इनको ट्रांसपोर्टेशन भी करना है, लेकिन काम करने वाला सिर्फ एक ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में अकेले रहते हो, है ना, तो आप सारे काम खुद ही करोगे, आप खाना भी खुद बनाओगे, बर्तन भी खुद धोगे,
कपड़े भी खुद धोगे, सारा का सारा काम आप खुद ही कर रहे होगे वहां पर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सारा काम खुद ही करते हैं, एक सिंगल सेल सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा हो जाता है। कुछ सेल्स रेस्पिरेशन करेंगे, कुछ सेल्स ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, कुछ सेल्स रिप्रोडक्शन करेंगे, तो सबको अलग 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 काम जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। समझ गए बात? अब समझो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है सच एज अमीबा। अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल्ड एनिमल, वो ऑर्गेनिज्म है। एंड एनिमल्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। लेकिन जो मल्टी सेलर होते हैं उनमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। समझ गए बच्चों इतनी बातें? ये सब कुछ हमने पीछे पढ़ लिया था। ठीक है, अभी तक अगर इतनी बातें समझ में आई हैं तो फटाफट से लिख देना कमेंट में कि मैम समझ आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझो बेटा, अब हम पढ़ेंगे कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ क्योंकि एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें हम बहुत सारी चीजों के ना पार्ट्स पढ़ते हैं कि प्लांट टिश्यू के इतने पार्ट है, फिर इसके अंदर भी इतने पार्ट है, फिर इसके अंदर भी इतनी सारी चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। तो अगर मैं आपको ये चार्ट में पढ़ा के डायरेक्टली चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इसलिए हम पहले सिर्फ और सिर्फ नाम पढ़ेंगे, हम एटलीस्ट नाम तो समझे, उसके बाद में इनके काम भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कि टिश्यूज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं प्लांट टिश्यू एंड कुछ होते हैं एनिमल टिश्यूज। बच्चों जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम अभी जो स्टार्टिंग का हमारा लेक्चर है उसमें हम प्लांट टिश्यू कवर करने वाले हैं, उसके बाद में हम एनिमल टिश्यू करेंगे। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं बच्चे वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। और बच्चों अगर आपने मुझसे पहले पढ़ा है तो मैंने आपको हर बार बताया है कि बायोलॉजी के अंदर या फिर किसी भी सब्जेक्ट में हर वर्ड की एक मीनिंग होती है। अगर आपको उस वर्ड की मीनिंग पता चल जाए तो आपको बायोलॉजी इजी लगने लग जाएगी, है ना। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो मेरिस्टेम है इसका मतलब होता है ग्रोथ। क्या मतलब होता है बच्चों? ग्रोथ, यानी ऐसे टिश्यूज जो ग्रोथ कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं? वो ग्रोथ कराते हैं, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसे टिश्यूज जो पहले मेरिस्टेमेटिक थे लेकिन अब ग्रोथ नहीं करा के कुछ और काम कराते हैं, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। मैं आपको इन डिटेल ही पढ़ाऊंगी अभी, पूरा डिटेल में। ठीक है, अभी हम नाम पढ़ रहे हैं। अगला बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, दूसरा होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में दो टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और मैं यहाँ पर प्राइमरी का मतलब भी बताऊंगी, एपिकल का मतलब भी बताऊंगी, इंटरकैलरी का मतलब भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, दूसरी चीज सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर आता है आपका लेटरल मेरिस्टेम, इसकी भी मीनिंग होती है। और यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ, और या फिर इसको नोट कर लो साथ में। समझो आगे, अभी हमने क्या पढ़ा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन परमानेंट टिश्यू रह गया था। तो परमानेंट टिश्यू के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। परमानेंट टिश्यू जो है भाई वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है सिंपल परमानेंट, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट एंड तीसरा डर्मल टिश्यूज। ठीक है, देखो जो सिंपल परमानेंट होते हैं उसके तीन पार्ट है, पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा, तीसरा स्केलेनकाइमा। ठीक है, आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से याद रहे। क्या है? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। ओके, मेरे साथ साथ में आप बोल सकते हो। अगली चीज देखो, पैरेन्काइमा के भी दो पार्ट होते हैं, पहला होता है एरेन्काइमा एंड दूसरा होता है क्लोरेन्काइमा। देखो ये था कॉलेनकाइमा लेकिन ये है क्लोरेन्काइमा क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। समझ गए? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है बच्चों जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। अब जो जाइलम होता है उसके भी चार कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है ट्रैकेट्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा जाइलम फाइबर। जो आपका फ्लोएम होता है बच्चों उसके भी चार पार्ट होते हैं, पहला होता है सीव ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम फाइबर, चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब बच्चों मैंने जितने भी नाम बोले हैं यहाँ पे इतने सारे, कम से कम 20 नाम मैंने बोल दिए, उन सब के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो रेडी हो आप लोग? पहले इसका स्क्रीनशॉट लो एक बारी, ठीक है, उसके बाद में फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। बढ़ जाएं आगे, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। प्लांट टिश्यू, हमने बोला था ना दो टाइप है, एक प्लांट टिश्यू एक एनिमल टिश्यू है, तो हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं। अब प्लांट टिश्यू में हम पहले पढ़ेंगे बच्चों क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अभी हम पढ़ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है ग्रोथ टिश्यूज, ऐसे टिश्यू जो क्या कराएंगे? ग्रोथ कराएंगे। बेसिकली इनका काम ही ग्रोथ कराना है, ये बने ही इसलिए कि ये ग्रोथ करें।
समझ के बाद हर किसी का एक पर्पस होता है ना भाई, इनका पर्पस है ग्रोथ कराना, ग्रोथ कराना, इसलिए इनका नाम ही रख दिया क्या, ग्रोथ टिश्यू। कैसे कैसे होते हैं वो पढ़ते हैं। तो भाई ये बहुत ही सिंपल से होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही सिंपल से। साथ में कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, और इनकी जो बॉल होती है वो बहुत ज्यादा कैसी होती है, पतली होती है, बहुत ज्यादा थिन बॉल होती है। ठीक है, तो सिंपल है, लिविंग टिश्यूज हैं और थिन बॉल्स हैं यहाँ पर। साथ में कैसे होते हैं, ये कॉम्पैक्टली अरेंज, यानी बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं, चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ठीक है, और साथ में कैसे होते हैं, इमेच्योर सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, इमेच्योर। हमने क्या बोला, हमने बोला सिंपल होते हैं। कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, लिविंग होते हैं, थिन बॉल्ड होते हैं। अगली चीज हमने बोली कॉम्पैक्टली अरेंज, यानी पास पास में होते हैं और इमेच्योर होते हैं। ठीक है, एंड कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। सवाल ये आता है कि मैम ओके होते हैं, थिन बॉल होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, ये सब होते हैं, लेकिन होते क्यों हैं ये तो बताओ, समझो क्यों होते हैं। मान लो कि कुछ सेल्स हैं, अब ये डिवाइड कर रहे हैं, बार 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 ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मान लो कि एक सेल डिवाइड कर रहा है, और अच्छे समझ में आएगा। एक सेल है, इसको बार बार डिवाइड करना है, बार बार डिवाइड करना है, तो होगा क्या, जैसे ये थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, दोबारा से डिवीजन हो जाएगा, तो इसकी जो वॉल्स होंगी ना वो पतली रह जाएंगी। ठीक है, अब क्योंकि ये बार बार डिवाइड कर रहे हैं तो ये मैच्योर भी नहीं हो पा रहे, इमेच्योर है। ठीक है, समझ में आई बात, इनकी वॉल्स पतली हैं, इमेच्योर है, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, क्योंकि भाई एक सेल से 2 बन गया बहुत जल्दी, फिर उन 2 से 4 और बन गए, फिर उन 4 से 8 और बन गए, बहुत जल्दी जल्दी डिवीजन हो रहा है। तो ये तीनों के जो रीजन होंगे वो होगा क्या बच्चों, सेल डिवीजन। क्या होगा, सेल डिवीजन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब मेन फीचर्स पढ़ेंगे। तो थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो नहीं होता, अभी तो बोला कॉम्पैक्टली अरेंज, यानी पास पास में होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, यहाँ पे वैक्यूल्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि भाई फालतू की चीजें स्टोर करें। ठीक है, तो यहाँ पर वैक्यूल्स नहीं होते। साइटोप्लाज्म बहुत गाढ़ा होता है, जल्दी जल्दी डिवाइड करना है ना, तो एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे, 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, 2 गोल्गी बॉडी होंगी, तो बहुत डेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा। ठीक है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, मतलब प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है ऐसी न्यूक्लियस जो दिख रही है, न्यूक्लियस विजिबल है। ठीक है, आर प्रेजेंट, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। क्या होता है यहाँ पे, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ग्रोइंग रीजन में, जैसे कि टिप ऑफ स्टेम एंड टिप ऑफ रूट, रूट एंड शूट की टिप पर होते हैं ये। समझ गए बच्चों इतनी बातें, आगे समझो। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, या फिर मैं इसमें सीधा लेबल कर देती हूँ बच्चों। तो जो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर टिप पे, हम उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, अब समझो एपिकल का मतलब क्या होता है। एपिकल मतलब होता है एपेक्स, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर वाला। ठीक है, सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं एपेक्स। बीच में होता है बच्चों क्या, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये कहां पर होता है, ये होता है इंटरनोड्स के बीच में। अब देखो इंटरनोड्स क्या होती है, मान लो कि एक स्टेम है, ठीक है, और यहाँ पे ना कुछ ऐसे लाइंस बनी हुई होती है बच्चों, होती है, देखिए आप लोगों ने लाइंस बनी होती है, इनको हम बोलते हैं नोड, नोड्स। इसको भी क्या बोलेंगे, नोड। इन दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे भाई, इसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे इंटरनोड। क्या बोलेंगे, इंटरनोड। और इंटरनोड में ही प्रेजेंट होती है क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टम। समझ के बाद, अच्छा अगली चीज, क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये वाला पोर्शन, ये देख पा रहे हो, तो यहाँ पर होती है क्या बच्चों, लेटरल मेरिस्टम। क्या होती है, लेटरल मेरिस्टम। अब मैंने कहा था मैं आपको हर वर्ड का मतलब बताऊंगी। देखो एपिकल मतलब एपेक्स, एपेक्स मतलब टिप, यानी कि जो टिप पर हो, कहां पर हो, जो टिप पर हो, सबसे ऊपर। इंटरकैलरी मतलब, इंटर मतलब जो बीच में हो, 2 नोड्स के बीच में। ठीक है, और लेटरल का मतलब होता है साइड। क्या होता है, साइड। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, लेटरल, लेटरल मतलब क्या होता है, साइड। तो जो साइड साइड में होगा उसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, लेटरल मेरिस्टम। एक और बात समझाती हूँ आपको इसी में, देखो ध्यान से समझो। ये जो एपिकल मेरिस्टम है ये सबसे ऊपर है, यानी कि ये लेंथ बढ़वाएगा। क्या बढ़वाएगा बच्चों, ये लेंथ, ये ऊपर ऊपर जाएगा, किसके वजह से, एपिकल मेरिस्टम के वजह से। हमेशा याद रखना, जब भी ग्रोथ
मतलब लेंथ बढ़े जब क्या हो, जब लेंथ बढ़े तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी ग्रोथ। यानी कि पहले हाइट बढ़ेगी, प्राइमरी ग्रोथ, बाद में विड्थ बढ़ेगी, सेकेंडरी ग्रोथ। समझ गए? प्राइमरी मतलब लेंथ बढ़ना और सेकेंडरी मतलब विड्थ बढ़ना। ओके, इसको लिख लेना अपनी कॉपी के साइड में, मार्जिन में लिख लेना जो ऊपर होता है। तो एपिकल मेरिस्टम ग्रोथ कराएगा ऊपर के साइड। ओके, अब जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है बच्चों, ये भी क्या कराता है? प्राइमरी ग्रोथ कराता है। क्या कराता है? प्राइमरी ग्रोथ। हम प्राइमरी को ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री, ठीक है? तो ये भी प्राइमरी ग्रोथ कराता है। तो दोनों तो सेम ही चीजें करा रहे हैं, फिर डिफरेंस क्या है? तो दोनों सेम चीजें तो करा रहे हैं। मान लो कि घास लगी हुई है भाई, ऐसे छोटी छोटी घास लगी है, मैं गई, मैंने जाके ऊपर से घास काट दी, तो क्या घास खत्म? अब नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? इंटर कैलोरी की वजह से बढ़ेगी। तो जब अगर एपिकल मेरिस्टम को कट कर दिया जाए तो इंटर कैलोरी जो है वो ग्रोथ कराता है। समझ गए? अच्छा, एक बारी जो पेड़ लगाया है अपने वो बड़ा हो गया, लंबा हो गया, लेकिन अब उसको मोटा भी तो करना है, वो कौन करेगा? लेटरल मेरिस्टम। यानी कि जो लेटरल मेरिस्टम है वो कराएगा आपकी सेकेंडरी ग्रोथ। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है ना? आया समझ? ओके, आगे बढ़ जाए हम। चलो देखो, प्राइमरी मेरिस्टम डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टम ऑफ एम्ब्रियो। तो जो प्राइमरी मेरिस्टम होता है वो डायरेक्टली कहां से बना होता है? एम्ब्रियो से बना होता है। ठीक है, दे ऐड टू प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्या लिखा है? प्राइमरी ग्रोथ ऐड करता है। इसका मतलब इंक्रीज इन लेंथ, या फिर मैं बोल सकती हूं हाइट, इंक्रीज इन हाइट। समझ गए? अब जो हमने पीछे पढ़ा ना अभी, उसी को हम पढ़ रहे हैं कि लिखना कैसे उस सबको। तो एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। कहां पे होता है ये? स्टेम एंड रूट के ग्रोइंग टिप पर होता है। सेल डिवीजन इन दिस लीड टू द एलोंगेशन ऑफ स्टेम। यहाँ पे जब सेल डिवीजन होता है तो उसकी वजह से स्टेम जो होती है वो लंबी हो जाती है, एंड रूट जो होती हैं वो भी लंबी हो जाती हैं, दस इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इस तरीके से हम बोलते हैं कि ये प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा है। क्या करवा रहा है बच्चों? ये प्राइमरी ग्रोथ। इंटरकैलरी की अगर हम बात करें, प्रेजेंट बिहाइंड द एपेक्स। कहां पे होती है? एपेक्स से नीचे होती है, इंटरनोड्स में होती है। ठीक है, हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। ये भी सेम लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करा रही है। पार्ट्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम व्हिच लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पीरियड। अब देखो होता क्या बच्चों कि जब ये ग्रो कर रहा था, ठीक है, तो कभी ना कभी ये वाला पार्ट यहाँ पे रहा होगा, है ना? तो कुछ अपना पार्ट नीचे छोड़ता जाता है, यानी कि ऊपर ग्रो कर रहा है लेकिन कुछ एपिकल मेरिस्टम नीचे छूट रही है, और जो एपिकल मेरिस्टम नीचे छूट रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। सेम एपिकल इंटरकैलरी सेम है, बस जब एपिकल ऊपर बढ़ गया तो इंटरकैलरी नीचे रह गई, कुछ पार्ट्स रह गए उसके। समझ गए? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ, लीफ के बेस पर होता है और इंटरनोड रीजन में होता है। दिस लीड टू इंक्रीज इन द लेंथ। ये क्या कराते हैं? लेंथ बढ़वाते हैं, जैसे कि बैम्बू स्टेम में और मिंट की स्टेम में। समझ गए बच्चों? अब आगे समझते हैं। अब पढ़ने वाले हैं हम एक एक्टिविटी जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, चलो समझते हैं। तो ये एक्टिविटी 3.1 है। इसमें आपको एपिकल मेरिस्टम के बारे में बेसिकली बताया गया है। समझो क्या क्या चीजें ले रखी है। एक्टिविटी किस चीज के ऊपर है? ग्रोथ ऑफ रूट इन अनियन बल्ब। अनियन बल्ब जो होता है उसमें ग्रोथ कैसे होती है रूट बल्ब की, वो पढ़ा रहे हैं हम। एम क्या है भाई? तो टू स्टडी हाउ रूट ग्रो इन लेंथ। रूट जो होती है वो कैसे ग्रो करते हैं, ये हमारा एम है, हमें जानना है। क्या क्या चीजें हमें चाहिए? तो हमें चाहिए 2 ग्लास जार, पानी चाहिए, 2 अनियन बल्ब चाहिए, साथ में स्केल चाहिए, रूलर चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर क्या होने वाला है? तो जो आपने ये जार लिए हैं इनको पानी से फिल कर लो। प्लेस 1 ऑनियन बल्ब। क्या कर लो भाई? अनियन बल्ब जो है आपके पास में उसको रख दो इसके अंदर। कितने दिनों के लिए रख दो बच्चों? 3 दिनों के लिए रख दो। मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ रूट 1 2 3। अब क्या करना है? 3 दिन में ग्रोथ देखो कहाँ कहाँ तक हो रही है। उसके बाद में क्या कर दो? कट कर दो। ये जो जार भी था ना उसकी रूट्स को आप कट कर दो नीचे से। उसके बाद में 4 5 6 7 दिन तक देखते रहो, 3 दिन और। अब देखो हुआ क्या, आपने दोनों को रखा था इसके अंदर, ठीक है, दोनों की ग्रोथ हो रही होगी मस्त एकदम, लेकिन फिर आपने ना इसका एपिकल मेरिस्टम को कट कर दिया। एपिकल मेरिस्टम जब आप कट कर दोगे तो फिर ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन इसकी ग्रोथ होती रहेगी। इससे हमें पता चलता है कि जो एपिकल मेरिस्टम है उसकी वजह से प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, यानी इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है। अगर आप उसको कट कर देते हो तो फिर ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं होगी। ठीक है, अब इसी चीज को हमने ग्राफ की हेल्प से भी समझा रखा है। देखो यहाँ पे बोल रखा है कि जार ए वाला जो है ना, ग्रीन वाला है, ये जार ए है, इसकी ग्रोथ कंटिन्यू चलती जा रही है। लेकिन जो पिंक वाला देख रहे हो ना बच्चों, ये जो आप पिंक वाला देख रहे हो ये जार बी के लिए, तो बेसिकली पहले तो इसकी ग्रोथ हो रही थी,
लेकिन फिर इसकी ग्रोथ रुक गई और फिर इसकी ग्रोथ कांस्टेंट हो गई। समझ गए इतनी बात? तो ये हमने इसकी हेल्प से भी समझा दिया। समझ में आ चुकी है इतनी बातें, इतना ज्यादा लिखने की कोई जरूरत है नहीं, सीधी सी बातें हैं। जार ए में रूट कंटिन्यू ग्रो करती रहेंगी, जार बी में जब आपने टिप्स को कट कर दिया तो भाई ग्रोथ लगभग नेग्लेजिबल हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। समझ गए? आगे समझो। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लेटरल मेरिस्टम। क्या पढ़ेंगे? लेटरल मेरिस्टम क्या कराता है? ये कराता है सेकेंडरी ग्रोथ, इसलिए हम इसको सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोल सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टम, जैसा मैंने आपको अभी बताया। अकर अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द प्लांट। कहाँ पर होता है ये? साइड में लगी होती है, ठीक है। इट गिव राइज टू वेस्कुलर टिश्यू। क्या बनाता है ये? वेस्कुलर टिश्यू। ये क्या होता है मैम? ये होता है बेटा जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होता है बच्चों? जाइलम एंड फ्लोएम। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन गिर्द ऑफ स्टेम, यानी कि अगर गिर्द बढ़ा रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो कि लेटरल मेरिस्टम लगे हुए हैं, जिसकी वजह से गिर्द बढ़ेगी, इस तरीके से इंक्रीज होगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। क्या कराता है ये? सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। समझ गए बच्चों बात? अब आगे समझो। BGL स्वामी एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे दे रखा है। देखो कौन थे ये? सबसे पहली बात तो हु वाज ही, कौन थे? तो BGL स्वामी वाज अ फेमस इंडियन बॉटनिस्ट। ये एक बहुत फेमस इंडियन बॉटनिस्ट है। पता है इस बार एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी चीज करी है क्या, कि एनसीईआरटी के अंदर ना इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बताया है। और हम सोच रहे थे बचपन से कि यार इंडियन साइंटिस्ट ने कुछ नहीं करा क्या, कुछ नहीं करा क्या। अब देखो इतनी सारी चीजें दी है ना, हर चैप्टर में कम से कम 3 से 4 साइंटिस्ट के बारे में बताया हुआ है, इंडियन साइंटिस्ट के बारे में वो भी। He was well known for his work in plant morphology। इन्होंने बेसिकली इसके ऊपर पढ़ाई की थी, लिखा था प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में। अगर आपको मॉर्फोलॉजी का मतलब नहीं पता बच्चों, तो होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी प्लांट बाहर से कैसा दिखता है, उसकी बात की थी। स्टडी ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड प्लांट एनाटॉमी, और साथ में प्लांट एनाटॉमी की बात की थी। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्यों पढ़ रहे हैं हम इनके बारे में? इनमें ऐसा क्या स्पेशल है भाई जो हम पढ़ रहे हैं? तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सीरियस साइंटिस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एक सीरियस साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि एक ऑथर भी थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, ठीक है, एक कन्नड़ लैंग्वेज में किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? हारुशु होनु, ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी थी इन्होंने। तो भाई इन्होंने क्या किया, एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से साइंस को और लिटरेचर को मिला के दिखाया दुनिया को, ठीक है। इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिए थे प्लांट के बारे में, हाउ प्लांट आर यूज्ड बाय पीपल प्लांट को कैसे यूज करते हैं, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया था, ठीक है। और इनको साथ में एक अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है, केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978 इसमें दिया गया था ये। तो इसलिए ये स्पेशल है क्योंकि इन्होंने लिटरेचर को और साइंस को दोनों को बोला कि ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, और दोनों को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मिक्स करके समझाया। समझ के बाद आगे चलते हैं। Why are plant and animal tissue different? तो भाई जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं वो एनसीईआरटी कैसे लिखती है, लिखा हुआ है the building block of life you compare plant and animal cell and studied the major difference between them। आप major difference क्या पढ़ते हो कि most plant are fixed in one place। प्लांट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं और कभी भी मूव नहीं करते। They need support to stay firm and upright। इन्हें क्या चाहिए होता है? सपोर्ट चाहिए होता है। प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल। प्लांट सेल के पास क्या होती है बच्चों? सेल वॉल होती है, इसीलिए एक जगह पे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, बहुत ज्यादा टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन एनिमल्स के पास में नहीं होती, इसलिए मूव कर सकते हैं। एक अनदर मेजर डिफरेंस जो है प्लांट और एनिमल के बीच में वो क्या है कि जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्लांट एंड एनिमल हैव डिस्टिंक्ट टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर। भाई बिल्कुल सही बात है, हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है? ब्लड होता है, ब्लड के थ्रू चीजें इधर जा रही हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। टिश्यू फॉर ग्रोथ इन प्लांट, इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा जो हमने अभी भी पीछे पढ़ा ना, एक जार लेंगे, दूसरा जार लेंगे, जार ए जार बी, दोनों में अनियन बल्ब को उल्टा करके रख देंगे पानी भर के। अब देखेंगे कि इसमें कितनी ग्रोथ हो रही है। जार बी वाले की रूट्स को हमने कट कर दिया तो उसकी ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ाया अभी। ये ग्राफ भी हमने पढ़ लिया, ये जार ए है जो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, ये जार बी है जो ग्रो कर रहा था लेकिन फिर रुक गया, फिर कांस्टेंट हो गया। देखो बच्चों अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही थे, लेकिन ऐसे टिश्यू जिन्होंने डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो दिया और कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करने लग गए, उनको नाम दे दिया हमने क्या? परमानेंट टिश्यू। कुल मिला के वो एक परमानेंट काम के लिए ही फिक्स हो गए।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है द परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम दोज मेरिस्टेमेटिक सेल विच आर लेफ्ट बिहाइंड एंड हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो पीछे छूट गए और उन्होंने डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो दिया, वो बन गए आपके क्या, परमानेंट टिश्यूज। The division and differentiation of cell of meristematic tissue give rise to permanent tissue, यानी कि जब meristematic tissue जो है वो differentiate हो गए अलग अलग काम करने के लिए, तो उनको हमने permanent बोल दिया। They have definite shape, इनका shape होता है, definite size होता है और इनका काम होता है अलग अलग। The permanent tissue may be dead or living, अब जो permanent tissue होते हैं या तो वो dead भी हो सकते हैं या फिर वो living भी हो सकते हैं। For example xylem जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, xylem dead होता है और phloem जो होता है वो living होता है, ठीक है। लेकिन जितने भी meristematic tissues होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, living tissues होते हैं। अब आगे समझते हैं। Depending upon the structure and composition, स्ट्रक्चर के ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग बेसिस पे। तो पहला है सिंपल परमानेंट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब हम पहले सिंपल परमानेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं बच्चों वो भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्रोटेक्टिव और दूसरा होता है सपोर्टिव। अब ध्यान से समझना, प्रोटेक्टिव से समझ में आ रहा है कि ये ना सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, क्या होगी बच्चों, ये सबसे ऊपर वाली लेयर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी जो सबसे ऊपर वाली स्किन है क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। किस चीज से बचा रही है, धूप से बचा रही है ना। अगर ये स्किन नहीं होती और ऐसे बाहर निकल जाते तो तुरंत ही सूख जाते, तो धूप से बचा रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। सेम ऐसे ही प्लांट के ऊपर जो स्किन होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन। तो वो किसकी बनी होती है, प्रोटेक्टिव टिश्यू की। तो दीज डर्मल टिश्यूज, डर्मल मतलब की स्किन, ये जो स्किन वाले टिश्यूज होते हैं ये प्राइमरली प्रोटेक्टिव होते हैं फंक्शन में। इनका जो बेसिकली काम होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन का। इसमें आता है एपिडर्मिस बच्चों, एपी का मतलब होता है अपर और डर्मिस का मतलब होता है स्किन। जो सबसे ऊपर वाली जो स्किन होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस फॉर्म वन सेल थिक लेयर। एपिडर्मिस जो होती है क्या बनाती है, एक सेल पतली लेयर, यानी कि बस एक एक सेल ऐसे पूरी लेयर बनी हुई होती है। विच कवर द एंटायर सरफेस, जो पूरी सरफेस को कवर कर लेता है, जैसे कि लीव्स, जैसे कि फ्लावर्स, स्टेम एंड रूट, सबको कवर करता है। एपिडर्मिस इज कवर्ड आउटसाइड बाय क्यूटिकल। एपिडर्मिस जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, पूरा क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल क्या है, एक वैक्सी कोटिंग है। अब समझो आगे, क्यूटिकल इज वाटर रेसिस्टेंट। मैं समझाती हूँ एक ब्लैंक स्लाइड लेके, समझो बच्चों क्या बोलना चाहते हैं। मान लो कि ये आउटर सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर पूरी ना क्यूटिन की कवरिंग हो रखी है। क्यों हो रखी है, ताकि भाई सारा का सारा जो वाटर लॉस है वो ना हो, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर रखा है, यहाँ पे पूरे क्यूटिन की कवरिंग हो रखी है। अभी होता क्या है, क्यूटिन जो होता है वो एक वैक्सी कोटिंग होती है, जैसे मोम नहीं होता, मोम होता है मोमबत्ती वाला, वैक्सी कोटिंग होती है। समझ गए इतनी बात। अब समझो आगे, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीफ आर नॉट कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होते। कुछ प्लेसेस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे जो लीफ है बच्चों, ये पूरी इसके ऊपर जो क्यूटिन है वो कंटिन्यूस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, पोर्स है, और इन छोटे छोटे पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टोमेटा। अब मैं तुम्हें ये वाली चीज भी समझा देती हूँ एक बार, कि ये एक लीफ है बच्चों, ठीक है, इस लीफ के ऊपर ये छोटे छोटे पोर्स, ठीक है। ये जो पोर है इसका नाम है स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होता है बच्चों ये कुछ ऐसा दिखता है, साथ साथ में बना लेना, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है आप लोगों को, ये स्टोमेटा है। अब कराता क्या है स्टोमेटा, तो स्टोमेटा का काम होता है गैसेस एक्सचेंज। क्या कराता है बच्चों, ये गैसेस एक्सचेंज कराता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन को क्या करता है बच्चों, ये ऑक्सीजन को देता है बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है अंदर। किसके थ्रू होता है, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब समझो पीछे लिखा गया है, तो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीफ आर नॉट कॉन्टिन्यूस, सरफेस जो होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती। एट सम प्लेसेस को जगह पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, स्मॉल पोर्स, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अगली चीज, हर स्टोमेटा जो होता है उनके पास होते हैं गार्ड सेल, ठीक है, और बीन शेप सेल होते हैं। देखो ये देख पा रहे हो, ये क्या है बच्चों, ये है आपके सब्सिडरी सेल्स और ये है आपके गार्ड सेल्स। तो बीच वाले जो आपको बीन शेप के दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। आगे समझते हैं,
called guard cell. These are the only epidermal cell which possess chloroplast. और इनके पास क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं. बस मैं यहाँ पर लेबलिंग भी कर देती हूँ, उसको भी लेबल कर लेना साथ साथ में, समझो. तो ये जो बीच में है ये है गार्ड सेल, जो साइड में है ये है सब्सिडरी सेल्स, और ये जो आपको यहां पर दिखते हैं ना गोल, ये होते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट. समझ गए इतनी बात? आगे समझो. फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस का काम क्या होता है? तो मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट. क्या करता है ये? प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. किससे? फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन. पहली बात तो सारा का सारा पानी ना निकल जाए, साथ में कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे प्रिवेंट कर रहे होते हैं ये. क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. भाई क्यूटिकल क्यों लगा हुआ है? वो वैक्सी कोटिंग क्यों है? ताकि जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाए, इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है वो कम हो जाए, और विल्टलिंग यानी पत्ते जो हैं वो कम से कम गिरे. ठीक है. फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है? तो ये अलाउ करता है गैसेस एक्सचेंज, ताकि इजीली ऑक्सीजन जो है वो बाहर चली जाए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आ जाए, फोटोसिंथेसिस हो पाए, रेस्पिरेशन हो पाए, एंड साथ में ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं ये. तो ये देख पा रहे हो बच्चों, ये पूरा एपिडर्मिस है, ये ऊपर है. ठीक है. और ये जो है ये स्टोमेटा है, जो मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम बना के दिखाया था. जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा ऐसा बनाओ, जैसा मैंने डायग्राम आपको पीछे बना के सिखाया वैसा आप पेपर में बना के आओगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे. ठीक है. आगे समझो. कॉर्क और फैलम. तो कुछ ओल्डर रूट्स में, स्टेम में, टिश्यू एट द पेरिफेरी बिकम कॉर्क सेल. बोल रखा है क्या कि कुछ पुरानी जो रूट्स हो जाती हैं उनके साइड साइड में, पेरिफेरी में जो वो होते हैं सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉर्क सेल या फिर फैलम सेल्स. कॉर्क जो होता है वो बना होता है डेड सेल का. ठीक है. और यहाँ पे क्या होती है? बहुत मोटी मोटी वॉल्स होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं, एंड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस. इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता. इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, और साथ में डेड सेल होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे. फंक्शन क्या होता है कॉर्क का? तो कॉर्क जो होती है वो प्रोटेक्टिव होती है, क्योंकि भाई डिफ्यूजन तो करेगी नहीं, एकदम एंड में डेड है तो क्या करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. तो ये प्रोटेक्टिव होते हैं फंक्शन में. कॉर्क सेल जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं प्लांट को फ्रॉम डेसिकेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी. ठीक है. इन सारी चीजों से बचा रहे होते हैं. इम्परवियस होती है, लाइटनेस होती है, टफनेस होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, और इलास्टिसिटी होती है इसमें. समझ गई बात? आगे समझो. अब हम पढ़ेंगे सपोर्टिव टिश्यू. अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था? प्रोटेक्टिव टिश्यू. अब है बारी सपोर्टिव टिश्यू की. क्या करते हैं? बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. अब समझो, 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा. ठीक है. देखो बच्चों, पैरेन्काइमा जो होते हैं उसका क्रॉस सेक्शन व्यू कुछ ऐसा होता है. देख रहे हो कितने कॉम्पैक्टली अरेंज है, इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है. कोलेनकाइमा के बीच में गैप आपको देखने को मिल रहा है, और स्केलेनकाइमा में थोड़ा और ज्यादा गैप देखने को मिल रहा है. अब इन तीनों चीजों को हम समझते हैं, और साथ में याद रखना कि पेपर में जरूर पूछेगा राइट डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा. ठीक है. समझना शुरू करते हैं बच्चों. पैरेन्काइमा, इट इज द फंडामेंटल पैकिंग टिश्यू. याद रखना, P फॉर पैरेन्काइमा, P फॉर पैकिंग टिश्यू. क्या करता है? ये पैक करता है. ये लूजली पैक्ड होते हैं. कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं. इनके जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं. ठीक है. विद लार्ज स्पेस बिटवीन देम. इनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है. एंड मोस्ट कॉमन हेलो 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 हेलो. तो बेटा अब हम पढ़ेंगे सपोर्टिव टिश्यू. ठीक है. तो सपोर्टिव टिश्यू 3 टाइप के हैं भाई, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा. यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन व्यू दे रखे हैं तीनों के. पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर इनके डायग्राम्स देखेंगे. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पेपर में जरूर आएगा डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा. जरूर आएगा. अभी से इसके ऊपर ना स्टार मार्क कर लो. ठीक है. अब समझना शुरू करते हैं कि पैरेन्काइमा क्या होते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं. ठीक है. तो पैरेन्काइमा, इट इज द फंडामेंटल पैकिंग टिश्यू. ऐसे याद रखना, P फॉर पैरेन्काइमा एंड P फॉर पैकिंग टिश्यू. क्या काम होता है इनका? चीजें पैक करके रखते हैं अपने पास. ठीक है. लूजली पैक्ड थिन वॉल्ड सेल. कैसे होते हैं ये? लूजली पैक्ड होते हैं. इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली पतली होती है. लूजली पैक्ड मतलब इनके बीच में स्पेस होता है खाली. ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं स्ट्रक्चर में, विद लार्ज स्पेस बिटवीन देम. उनके बीच में क्या होता है? बहुत सारा स्पेस होता है. एंड मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है. क्या है? सबसे ज्यादा कॉमन
जो परमानेंट टिश्यू है उसका एग्जाम्पल है। सेल वॉल जो होती है वो मेनली कंपोज होती है किसकी बच्चों, सेल्यूलोज की एंड पैक्टिन की। कुल मिला के कहना चाहते हैं कि जो इनकी सेल वॉल है वो किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी है, पैक्टिन की बनी है। कैसे सेल्स होते हैं ये, लिविंग सेल्स होते हैं। इनके पास में बड़ा सा बीच में एक वैक्यूल होता है ताकि वो फूड को, वाटर को स्टोर कर पाए। इनका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो फूड स्टोरेज का एंड पैकिंग का होता है। हमने पहली लाइन में भी सेम चीज पढ़ी थी, ये पैक करते हैं। अब देखो याद कैसे रखोगे, तो जो पैरेन्काइमा होते हैं वो लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं वो, लिविंग। वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए उनके पास क्या होता है, वैक्यूल होता है। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत पतली होती हैं और इनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। समझ गए, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अब समझो पैरेन्काइमा के टाइप पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे बच्चों, पैरेन्काइमा के टाइप। पहला है आइडोब्लास्ट। सम पैरेन्काइमा इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। कुछ पैरेन्काइमा क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को स्टोर करते हैं, जैसे कि रेसिन, टैनिन, गम्स, ऑयल। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, आइडोब्लास्ट बोलते हैं। अगला क्या है बच्चों, अगला है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा मतलब क्लोरोफिल से रिलेटेड लग रहा है। तो इन टिपिकल पैरेन्काइमा क्लोरोफिल एब्सेंट बोल रखा है कि जनरली ना उसमें पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन अगर किसी किसी में होगा तो उसको हम बोल देंगे क्लोरेन्काइमा। क्या बोल देंगे बच्चों, क्लोरेन्काइमा। इन टिपिकल पैरेन्काइमा क्लोरोफिल इज एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा, ऐसे पैरेन्काइमा जिनके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, उनको हम बोल देंगे बच्चों क्या, क्लोरेन्काइमा। और ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। अगला है एरेन्काइमा। ऐसे प्लांट जो वाटर में रहते हैं, हाइड्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, तो जो पानी में रहने वाले प्लांट होते हैं उनके पास में होता है क्या बच्चों, एरेन्काइमा। तो इन हाइड्रोफिटिक प्लांट एरेन्काइमा अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा कंटेनिंग एयर स्पेसेस। क्या होते हैं, इसके पास एयर स्पेस होते हैं ताकि ये बायंसी प्रोवाइड करें। क्या प्रोवाइड करें बच्चों, बायंसी। आगे समझो, कोलेन्काइमा क्या होता है, इट इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। कोलेन्काइमा क्या है बच्चों, एक लिविंग सेल है पहली बात तो, और मैकेनिकल टिश्यू है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। कैसे सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, देखो इनके जो कॉर्नर्स होते हैं बच्चों कैसे होते हैं, वो थिक कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, लोकलाइज्ड सेल्यूलोज एंड पैक्टिन थिकनिंग। क्यों होते हैं थिक, क्योंकि यहाँ पे या तो सेल्यूलोज भरा हुआ होता है या फिर पैक्टिन भरा हुआ होता है। ये प्रोवाइड करते हैं क्या बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, जो प्लांट होता है अगर आप उसके स्टेम का से नीचे खींच लोगे पकड़ के, क्या वो डायरेक्टली टूट जाएगी या फिर बैंड हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके पास है बच्चों क्या, क्लोरेन्काइमा। समझ के बाद कोलेन्काइमा। फ्यू क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है, कभी कभी कुछ कुछ क्या हो, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट हो। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एंड इलास्टिसिटी देता है किसको, ग्रोइंग स्टेम को। दे हैव नो और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। या तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, और अगर होता है तो बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, अगला है स्केलेन्काइमा। सेल्स ऑफ स्केलेन्काइमा आर ऑफ टू टाइप। दो टाइप के होते हैं, पहला होता है स्क्लेरेट्स एंड दूसरा होता है फाइबर्स। बच्चों ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी चीजें याद करने को है, साथ साथ में नोट करते रहना। चैप्टर खत्म होते ही जैसे लेक्चर खत्म होगा रिवाइज करते रहना। ठीक है, मैं आपके लिए क्विक रिवीजन भी करा दूंगी, समझ गए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। These are also called grid cells या फिर stone cells बोल रखा है। जो स्क्लेरेट्स के सेल होते हैं उसको ग्रिड सेल बोलते हैं, स्टोन सेल, क्योंकि थोड़े से खुरखुरे होते हैं। ठीक है, These are small cells, ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं जहाँ पे ल्यूमन जो होता है बहुत छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा थिकनिंग होती है किसकी, यानी सेल वॉल जो होते हैं वो बहुत मोटे होंगे। अब समझो, अगर सेल वॉल बहुत मोटी है तो बीच वाला स्पेस तो बहुत कम हो जाएगा ना, तो ल्यूमन नैरो हो जाएगा और सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी। अभी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं फ्रूट बॉल ऑफ नट्स में, ग्रिड ऑफ गुआवा में, पियर में, एंड सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में। इन सारी जगहों पर ये पाए जाते हैं। समझ के बाद आगे समझो, फाइबर्स क्या होते हैं, तो ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, पतले होते हैं, थिक होते हैं, और ये लिग्निफाइड यानी कि इनकी लिग्निन की कोटिंग हो रखी होती है। ल्यूमन जो होता है लार्ज होता है एज कम्पेयर टू स्क्लेरिड। स्क्लेरिड का ल्यूमन बहुत पतला होता है, लेकिन इनका ल्यूमन थोड़ा सा वाइड होता है। In the thick walls of both the fiber and sclerid, thin area called pits are present। बोल रखा है स्क्लेरिड्स में भी और फाइबर्स में भी कुछ छोटे छोटे एरिया होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। यूज क्या है स्केलेन्काइमा फाइबर का, तो ये यूज होते हैं क्या, किस चीजों में बच्चों, रोप्स बनाने में, मैट्स बनाने में, और कुछ टेक्सटाइल फाइबर्स बनाने में। जूट एंड जूट के बैग देखें, ये रस्सी देखिए, ये सब किसके बने होते हैं, ये सब फाइबर्स के बने होते हैं। ठीक है, आगे समझो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसके अंदर आता है जाइलम एंड फ्लोएम, और इनको आप बोल सकते हो वेस्कुलर बंडल्स। क्या बोल सकते हो, वेस्कुलर बंडल। अब समझो यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा टाइप के सेल्स मिल गए। ठीक है, इसलिए हमने नाम दे दिया इसको क्या, कॉम्प्लेक्स।
इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, किसमें हेल्प करते हैं ये? ट्रांसपोर्टेशन में। किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल का, देखो वाटर का, मिनरल का, जो प्लांट का खाना होता है, पानी होता है, उस सबको ट्रांसपोर्ट कराने का काम कौन करेगा? यही तो करेंगे। इनको हम बोलते हैं क्या बच्चों? कंडक्टिंग या फिर मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म वस्कुलर बंडल। जाइलम फ्लोएम दोनों को मिला के अगर हम एक वर्ड देना चाहते हैं तो वो क्या होगा? वस्कुलर बंडल होगा। दो चीजें होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब पहले जाइलम पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? फ्लोएम। समझ के बाद पहले जाइलम और फिर फ्लोएम। तो जाइलम क्या है? एक वस्कुलर टिश्यू है, मैकेनिकल टिश्यू है। जाइलम हेल्प करता है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। यानी कि देखो पेड़ के अंदर कोई मोटर तो होती नहीं है कि पानी ऊपर चढ़ जाएगा, तो उसके लिए जो टिश्यूज बनाए गए हैं वो है जाइलम। तो पानी और मिनरल चढ़ाने का काम कौन करेगा? जाइलम करेगा। इसके 4 पार्ट हैं, याद रखना, मेरे पीछे रिपीट करो। ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। समझ गए? अब समझो अगली चीज। अब है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है। क्या कराता है भाई? फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है। तो इसके भी 4 पार्ट हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। समझ में आ गई बात? जाइलम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं और फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। आपके पेपर में पूछा जाएगा क्या? कंपोनेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। पुरानी वाली एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा था। साथ में पूछ सकते हैं राइट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। समझ गए? आगे समझो। तो हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं एक बारी कि अगर पूछ लिया तो क्या लिखेंगे। देखो जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। कि जाइलम के ये 4 पार्ट्स होते हैं। ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर आर डेड। वो लिखा है जो ट्रैकेट्स हैं, जो वेसल्स हैं और जाइलम फाइबर है, ये तीनों क्या होते हैं? डेड होते हैं। कुल मिला के पूरा का पूरा जाइलम जो होता है वो डेड होता है, लेकिन इसका एक पार्ट जो होता है वो लिविंग होता है, जो कि है जाइलम पैरेन्काइमा। और हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा था कि पूरा का पूरा पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग है। कैसे बच्चों? लिविंग है। कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी करता है, चीजों को पैक करता है, चीजों को स्टोर करता है। ठीक है, तो बाकी सब कुछ डेड है, सिर्फ पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। क्या प्रोवाइड करते हैं ये? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। इट इज कंसर्न विद कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सैप। बोल रखा है कि वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। जाइलम इज जनरली लोकेटेड टुवर्ड इनर साइड ऑफ प्लांट पार्ट। प्लांट का पार्ट के इनर साइड में होते हैं जाइलम। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो भाई इसमें होता है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ठीक है, इसके 4 कंपोनेंट हैं। अब समझो, जैसे उसके 4 कंपोनेंट में से 3 डेड थे, 1 लिविंग था। फ्लोएम लिविंग होता है, लेकिन इसका एक पार्ट जो है वो डेड होता है। कभी भी कहीं भी फाइबर्स आ जाए ना, फाइबर्स हमेशा डेड होंगे। तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा ये सब तो लिविंग है, लेकिन जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड है। ठीक है, इट इज नॉट अ मैकेनिकल टिश्यू। ये मैकेनिकल टिश्यू नहीं है। क्या कराता है? ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट कराता है। फ्लोएम जनरली लोकेटेड होता है टुवर्ड इनसाइड होता है, मतलब अंदर के साइड होता है, सॉरी बाहर के साइड होता है, टुवर्ड आउटर साइड ऑफ द प्लांट। ठीक है, जाइलम जो होता है वो अंदर साइड होता है, फ्लोएम जो होता है वो बाहर साइड होता है। और ये इनके कुछ डायग्राम से रखे हैं। वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, 1 वे में काम करता है सिर्फ और सिर्फ। देखो ये चीज भी समझा देती हूँ आपको, समझो। 1 वे का मतलब क्या है? मान लो कि भाई एक प्लांट है, ठीक है, अब पानी चढ़ाना है तो थ्रू रूट्स जाएगा। ये रूट्स हैं, रूट्स के थ्रू पानी ऊपर जाएगा, हमेशा यूनिडायरेक्शनल। बट अगर हम बात करें किसकी? लीव्स की, तो वो खाना बनाते हैं। ठीक है, लीव्स खाना बनाएंगी, एक लीफ से दूसरी लीफ में खाना पहुंचाएंगी, स्टेम्स में खाना पहुंचाएंगी, रूट्स में भी खाना पहुंचाएंगी, हर जगह खाना जा रहा है। यानी कि ये क्या होगा? बाई डायरेक्शनल। समझ गए बच्चों बात? तो जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल काम करता है और फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल काम करता है। आगे समझते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हमने वैसे ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? एपिडर्मिस। क्या पढ़ा था बच्चों? एपिडर्मिस। तो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। कभी कभी क्या होता है, एपिडर्मिस की ना एक जो मतलब एक छोटा सा सेल ना अगर ऊपर खिंच जाता है तो वो बन जाता है एपिडर्मल हेयर। ठीक है, उसके बाद में है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है? वैक्सी कोटिंग होती है। फिर हमने पढ़ा था क्या बच्चों? कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और स्कैनकाइमा। हमने पढ़ा फ्लोएम और जाइलम और पढ़ा लेटरल मेरिस्टेम। ये पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू है। और ये जो हम देख रहे हैं किसका है? सनफ्लावर होता है ना, प्यारा सा सनफ्लावर। सनफ्लावर की स्टेम को अगर मैं काट दूं, मान लो फॉर एग्जांपल ये सनफ्लावर की स्टेम है, इसको अगर मैं काट दूं बीच में से और फिर ऐसे दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। समझ गए बात?
आगे समझो बच्चों, अब यहाँ पे मीट साइंटिस्ट दे रखा है आपको शिप्रा गुहा मुखर्जी एंड सीपी महेश्वरी, इनके बारे में दे रखा है। पहले बोल रखा है कौन थे ये, तो भाई शिप्रा गुहा मुखर्जी वॉज एन इंडियन वुमेन साइंटिस्ट। कौन थी ये? इंडियन वुमेन साइंटिस्ट थी। शी वर्कड इन कोलैबोरेशन विद एस.सी. महेश्वरी, इन्होंने एस.सी. महेश्वरी जी के साथ में काम किया था, ठीक है, जो कि एक दूसरे इंडियन बॉटनिस्ट ही थे। इन दोनों ने मिलकर एक लैंडमार्क डिस्कवरी करी प्लांट साइंस में। क्या इन्होंने डिस्कवर किया था? दे मेड अ ब्रेक थ्रू इन एरिया ऑफ प्लांट डिस्कवरी कल्चर, द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट पार्ट इन लेबोरेटरी। इन्होंने क्या किया? प्लांट के एक पार्ट को लेबोरेटरी के अंदर ग्रो कराया कंट्रोल्ड कंडीशंस में। स्पेशली दे सक्सेसफुली डेवलप अ कंप्लीट प्लांट यूजिंग एंथर कल्चर। इन्होंने क्या किया? सिर्फ एक एंथर से, एंथर होता है ना मेल वाला पार्ट, उससे पूरा का पूरा प्लांट बना दिया था किसके अंदर? लैब के अंदर। तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस टाइम पे। व्हाट इज एंथर कल्चर? एंथर कल्चर होता क्या है? तो एंथर एक पार्ट होता है फ्लावर का जो कि पोलन बनाता है। नॉर्मली यू नीड सीड टू ग्रो प्लांट, आप बीज लगाते हो फिर एक पेड़ होता है। इन्होंने ऐसा नहीं किया था। शिप्रा गुहा मुखर्जी एंड महेश्वरी शोड दैट यू कैन टेक द एंथर ऑफ फ्लावर। इन्होंने बोला कि आप एंथर ले सकते हो फ्लावर का, उसको एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में रख सकते हो, ठीक है, अ लैब मेड फूड सॉल्यूशन अंडर कंट्रोल कंडीशन एंड ग्रो एन एंटायर प्लांट, और पूरा का पूरा प्लांट इससे आप बना सकते हो। और इसके वजह से क्या हुआ था, क्या इंपॉर्टेंट है? तो उन्होंने क्रॉप इंप्रूवमेंट कराया, साथ में मॉडर्न एग्रीकल्चर में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। समझ गए आप लोग इतनी बातें? और बच्चों अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। जैसे हमने प्लांट टिश्यू के पहले पूरा एक फ्लो चार्ट पढ़ लिया, फिर उसको डिटेल में पढ़ा, सेम वैसे ही पहले हम एनिमल टिश्यू का पूरा फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, फिर हर टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। समझ गए बच्चों? तो समझते हैं एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है एपिथेलियल। एपिथेलियल के भी फर्दर 5 टाइप्स होते हैं। पहला स्क्वैमस एपिथेलियम, आप मेरे पीछे रिपीट करो ताकि आपको याद रहे। पहला स्क्वैमस, दूसरा क्यूबॉइडल, तीसरा कॉलमनार, चौथा सीलिएटेड और पांचवा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मैं हर वर्ड का मीनिंग भी आपको बताऊंगी, ठीक है, जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा रही होंगी। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं बच्चों वो 4 टाइप के हैं। सबसे पहला होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, चौथा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और पांचवा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके भी फर्दर 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है टेंडन, दूसरा लिगामेंट, बोन एंड कार्टिलेज। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। मस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं और ये पेपर में पक्का कंफर्म इससे क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। पहला क्या है? स्केलेटल मसल, दूसरा कार्डियक, तीसरा स्मूथ। अगर हम बात करें नर्वस टिश्यूज की तो भाई जो नर्वस टिश्यूज होंगे वो सिर्फ एक ही टाइप का पढ़ेंगे हम इस सिलेबस में, ठीक है। फिर फर्दर हम 10th क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। समझना स्टार्ट करते हैं भाई एपिथेलियल टिश्यू को। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो होती है सबसे ऊपर वाली कवरिंग। वो जो हमने पढ़ा था एपिडर्मिस, वो किसका था? वो था प्लांट के बारे में, ठीक है। जो एपिथेलियम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो इट इज द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। तो क्या है बच्चों? ये कवरिंग है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है एनिमल बॉडी के अंदर। सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो सेल्स होते हैं एपिथेलियम के वो बहुत क्लोज होते हैं, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता। टिश्यू रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो टिश्यू होते हैं उनके नीचे क्या होती है? एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सेल्स की नहीं बनी होती है। दे फॉर्म कॉन्टिन्यूस शीट। क्या बना रहे होते हैं? एकदम कॉन्टिन्यूस होते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, समझ, एकदम कॉन्टिन्यूस होते हैं, एक साथ में होते हैं। इट कवर्स ऑल द ऑर्गन एंड लाइन द कैविटीज ऑफ होलो ऑर्गन। क्या कर रहे होते हैं? सारे ऑर्गन के ऊपर वाली कवरिंग होते हैं, साथ में जो होलो ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्टमक हो गया उसकी लाइनिंग होती है, माउथ के अंदर वाली जो कैविटी होती है वो लाइनिंग होती है, ठीक है। इट इज प्राइमरली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इनका बेसिकली काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आगे समझो, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। बच्चों एनसीईआरटी में ना बस एक डायग्राम दे दिया है, ठीक है, और एक फ्लो चार्ट बना के दे दिया, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, अभी वो भी पढ़ेंगे हम। लेकिन पहले हम इन डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब वो पूछेंगे ना तो वो बोलेंगे हमने तो बताया था, नाम नहीं बताया तो क्या हो गया, हमने तो बता दी चीजें, समझ के। तो सबसे पहले है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास में चिपके हुए होते हैं। डायग्राम देखो, जैसे फ्लोर पे टाइल लगी होती है ना, टाइल, तो उनके बीच में बिल्कुल गैप पता नहीं चलता है ना, बिल्कुल वैसे लगे होते हैं जैसे फ्लोर के ऊपर टाइल लगी होती है। कहाँ पर होते हैं ये? तो इट फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज। क्या बना रहे होते हैं? डेलिकेट लाइनिंग बना रहे होते हैं। कहाँ पर होते हैं? माउथ में होते हैं, ईसोफेगस में होते हैं, नोज में होते हैं और एल्विलाई में होते हैं। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में हो सकते हैं। इनका काम होता है क्या? ताकि इजीली डिफ्यूजन हो जाए, इसलिए ये बहुत थिन होते हैं, बहुत पतली लेयर होती है। अगर पतली लेयर होगी तो डिफ्यूजन करेगी, अगर मोटी लेयर होगी तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। समझ के बाद
एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। बोल रखा है जब एपिथेलियम सेल्स की बहुत सारी लेयर्स जुड़ जाती हैं ताकि वियर टियर से बचा पाए, तो हम इसको बोल देते हैं क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। क्या बोल देते हैं बच्चों, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब समझो बच्चों आगे, अगला है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या है बच्चों, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये कैसे होते हैं, क्यूब जैसे वो होते हैं, सेल्स होते हैं क्यूब, इस तरीके से क्यूब जैसे बने हुए होते हैं। दे आर क्यूब लाइक सेल्स दैट आर फिट क्लोजली, क्यूब जैसे होते हैं जो एक साथ में फिट हो गए। एंड सेल्स लुक लाइक स्क्वायर इन सेक्शन, अगर आप एक साइड से देखोगे तो आपको स्क्वायर जैसे नजर आएंगे, बट फ्री सरफेस अपीयर हेक्सागोनल। लेकिन अगर आप फ्री सरफेस देखोगे तो कैसे दिखेंगे, हेक्सागन जैसे दिखेंगे। कहाँ पर होते हैं, किडनी टिब्यूल्स में होते हैं, थायराइड वेसिकल्स में होते हैं, और कुछ ग्लैंड्स में होते हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड में और स्वेट ग्लैंड्स में। सलाइवरी ग्लैंड बॉडी से सलाइवा माउथ के अंदर से सलाइवा निकलता है, एंड स्वेट ग्लैंड बॉडी से जो स्वेट निकलता है। ठीक है, अगली चीज समझो, क्या मैंने फंक्शन बताया, नहीं। फंक्शन इट इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन, किसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं एंड सीक्रेशन करते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, साथ में क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। आगे समझो, कॉलमनार एपिथेलियम, तो ये कैसे होते हैं, कॉलम जैसे लंबे होते हैं। तो जिनका न्यूक्लियस होता है वो तो नीचे ही रह जाता है और खुद ये बस लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तो ये पिलर लाइक एपिथेलियम होता है। कहां पर होता है, ये लाइनिंग ऑफ स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है। बच्चों इसकी लोकेशन और फंक्शंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ गए, लोकेशन एंड फंक्शन याद होनी चाहिए। अब फंक्शन क्या है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं ये, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो पाए, एब्जॉर्प्शन हो पाए। समझ के बाद तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड, पहले समझो कि सीलिया का मतलब क्या होता है। जैसे हम भाई ब्रश करते हैं ना, ब्रश में क्या होते हैं, छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रिस्टल्स, है ना। जैसे मान लो भाई ये आपका ब्रश है, तो इस ब्रश में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे ही सीलिया होते हैं। जैसे मान लो कि किसी एक सेल के ऊपर, ये कुछ सेल्स बना दिए मैंने, इनके ऊपर क्या है भाई, सीलिया है। ठीक है, अब मान लो कोई एक पार्टिकल यहाँ पे रखा है जो खुद से मूव नहीं कर सकता, तो ये सीलिया करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे और इस सीलिया के मूव करने की वजह से पार्टिकल जो है वो आगे बढ़ जाएगा। यानी कुल मिला के जो सीलिया होते हैं वो किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेल्स मे बी क्यूबॉइडल, सेल्स क्यूबॉइडल हो सकते हैं या फिर कॉलमनार हो सकते हैं। ठीक है, या तो क्यूबॉइडल होंगे या फिर कॉलमनार होंगे, किसी के भी ऊपर छोटे छोटे, बस ये देख रहे हो सीलिया बने हुए, ऐसे सीलिया बने होंगे। लोकेशन के फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, कहाँ पे पाए जाएंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाएंगे, या फिर स्पर्म डक्ट में पाए जाएंगे, या फिर ओविडक्ट में। कहने का मतलब क्या है कि ताकि स्पर्म इजीली ट्रांसफर कर पाए, ताकि ओवम इजीली ट्रांसफर कर पाए, इसलिए वहां पे पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ओवा इन द फेलोपियन ट्यूब। ये किसमें हेल्प करते हैं, मूवमेंट ऑफ ओवा में हेल्प करते हैं। फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब वो ट्यूब होती है फीमेल बॉडी के अंदर होती है, पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, उसमें हम पढ़ते हैं ये। तो फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है, जिसमें ओवा जो है वो ट्रेवल करता है। आगे समझो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब पहले समझते हैं कि ग्लैंडुलर होता क्या है। तो ग्लैंड को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें से कोई भी सीक्रेशंस निकलता है। अब देखो, जैसे मान लो कि एपिथेलियम टिश्यू है ये, ठीक है, अगर एपिथेलियम टिश्यू अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक ग्लैंड बन जाएगा, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो लिखा है ग्लैंड सेल सीक्रेटेड सब्सटेंस, सीक्रेट सब्सटेंस, जो ग्लैंड सेल्स होते हैं क्या करते हैं, सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं एट द एपिथेलियल सरफेस। कहां पर, एपिथेलियल सरफेस पे। समटाइम्स पोजीशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड, कभी कभी क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड कर जाते हैं और क्या बना देते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनाते हैं, सो कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में। फंक्शन क्या है, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो वो सारे कहाँ से निकलते हैं, किसी ना किसी ग्लैंड से निकलते हैं। समझ गए इतनी बातें, आगे बढ़ जाए भाई। अब समझो आगे, तो आपकी जो न्यू वाली एनसीईआरटी है, अपडेटेड सिलेबस वाली, उसमें कुछ ये वाला डायग्राम दे रखा है। ठीक है, अब देखो, बस यहाँ पे लिख दिया ABCDE, ठीक है, और इसके जस्ट बाद में आपको ये दे दिया बना के। अब समझना शुरू करते हैं क्या दिया इन्होंने, लिखा एक्सचेंज, फंक्शन लिखे हुए हैं ये।
तो हेल्प इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, किसमें हेल्प करते हैं ये? रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस में हेल्प करते हैं। सिंगल लेयर होती है, ये थिन होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं, लेकिन नाम तो बताया ही नहीं, नाम नहीं बताया क्या नाम है, बस इसके फंक्शन बता दिए, लोकेशन बता दी और साथ में स्ट्रक्चर बता दिया। लाइनिंग ऑफ द टिश्यू इन द ब्लड वेसल एंड लंग्स, इसकी जो लाइनिंग होती है कहाँ पे होती है? ब्लड वेसल्स में पाई जाती है और लंग्स में। इसका नाम क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम, जो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। अगला इन्होंने लिखा प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम। तो प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, क्या करता है? मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, ठीक है। फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एंट्री से भी बचाता है। ये मैनी लेयर्स होती हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि भाई जब स्क्वैमस एपिथेलियम की बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो यहाँ पे हो गया मैनी लेयर्स ऑफ सेल, द आउटर सेल आर फ्लैट, आउटर सेल्स जो होते हैं कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। लोकेशन क्या है? स्किन में, माउथ में एंड ईसोफेगस में, इन तीनों जगह पर होते हैं ये। अब समझो सीक्रेशन की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, क्या करते हैं ये? प्रोड्यूस करते हैं एंड सीक्रेट करते हैं म्यूकस को, एंजाइम को, हार्मोन्स को और साथ में स्वेट को, सलाइवा को। अब देख रहे हो सीक्रेशन हो रहा है, यानी कौन सा ग्लैंड होगा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखा जाएगा यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये चीजें पूछी जाएंगी आपसे। हेलो अब देखो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट। तो दे आर वेरी इलास्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर इन इट्स मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट। अब समझो मेरी बात, बोल रखा है हम लिगामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको हम येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी बोल रहे हैं, जो क्या करता है? कनेक्ट करता है बोन टू बोन। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है, टेंडन बोन टू मसल कनेक्ट करता है। अगला है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन। दे हैव वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इनके पास क्या होता है? बहुत कम मैट्रिक्स होती है और अबंडेंट व्हाइट फाइबर होता है, ठीक है। और ये क्या बना देते हैं भाई? इलास्टिक होते हैं नेचर में, विद ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। बंडल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड टेंडन, अगर इन टिश्यू का बंडल बन जाए तो उसको हम टेंडन बोलते हैं, जो कनेक्ट करता है मसल टू बोन्स, ठीक है। बेसिकली आपको याद कर रखना है कि जो लिगामेंट होते हैं वो बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं, जो टेंडन होते हैं वो बोन टू मसल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे समझो, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट लिखा है। तो टेंडन जो होते हैं कैसे होते हैं बच्चों? इनइलास्टिक होते हैं, इनमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये ज्वाइन करते हैं मसल टू बोन को, ये बने होते हैं व्हाइट कोलेजन फाइबर के। लिगामेंट जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन, बने होते हैं व्हाइट कोलेजन और साथ में येलो इलास्टिक फाइबर के, ठीक है। व्हाइट कोलेजन के और येलो इलास्टिक फाइबर इन दोनों के बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मसल है और ये बोन है, मसल से बोन को जो जोड़ रहा है बीच में वो क्या है बच्चों? टेंडन। ये बोन है, ये भी बोन है, बोन से बोन को जो जोड़ रहा है वो क्या है? लिगामेंट। समझ गए बात? अगर आपसे कोई पूछता भी है तो आप डायरेक्टली ये चीज बताओगे और आपका वो जो आंसर होगा वो सही होगा। अब समझो एरियोलर टिश्यू, दिस टिश्यू फिल्स स्पेस इनसाइड ऑर्गन। एरियोलर टिश्यू जो होता है वो क्या करता है? जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर का पूरा स्पेस फिल करता है, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तो ये टिश्यू स्पेस फिल करता है इनसाइड द ऑर्गन एंड फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल। ये स्किन है, इसके नीचे मसल होगी, इसके बीच में जो पूरा पाया जाएगा वो क्या होगा? एरियोलर टिश्यू होगा। साथ में अराउंड ब्लड वेसल्स के अराउंड पाया जाता है, ठीक है। नर्व एंड इन द बोन मैरो में पाया जाता है। ये सपोर्टिंग होता है, ये पैकिंग टिश्यू होता है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर इंजरी, अगर कभी भी इंजरी होती है तो उसके बाद में रिपेयर करने में भी हेल्पफुल होता है। कौन? एरियोलर टिश्यू। आगे समझो एडिपोज टिश्यू, दीज आर ओवल। कैसे होते हैं ये? ओवल होते हैं, गोल गोल राउंड। अच्छा एक बात समझो, एडिपोज जब भी नाम सुनोगे तो याद रखना क्या कि भाई ऐसे टिश्यूज जिनको हम बोलते हैं फैट टिश्यू, आपकी बॉडी में जितना भी फैट है वो कौन सा है? वो है एडिपोज टिश्यू। समझ गए बात? आगे समझते हैं। तो बॉडी में जो भी ये पूरा फैट दिख रहा है ना, ये पूरा फैट ही के एडिपोज टिश्यू है। यहाँ पर लिखा है दीज आर ओवल एंड राउंड सेल फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल कॉल्ड एडिपोसाइट्स। तो ये पाया जाता है कहाँ पे? लेयर्स बिलो द स्किन, स्किन के नीचे जो लेयर होती है उसमें पूरा ये भरा होता है। अराउंड द हार्ट के अराउंड होता है, ब्रेन के अराउंड होता है, ठीक है। आई बॉल जो होती है हमारी आंख के अंदर उसके अराउंड होता है। साथ में ये एक्ट करता है इंसुलेटर की तरह, है ना, ताकि जो भी हीट वगैरह, हीट के लॉस से प्रिवेंट कर सके हमें। ये सर्व करता है फैट रिजर्वियर, भाई बॉडी के अंदर फैट को रिजर्व करके रखता है और जो भी विसरल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको अपनी जगह पे रखने में
हेल्पफुल होता है। तो हो सकता है कि आपके पेपर में पूछ लें राइट डिफरेंस बिटवीन एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यू। ठीक है बच्चों, आगे समझो। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है टच योर एल्बो जेंटली, भाई अपनी एल्बो को टच करो। और देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शन क्या है? ये स्ट्रेंथ देती है, सपोर्ट देती है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये है क्या चीज? ये है बोन। अगला बोल रखा है प्रेस एंड फोल्ड योर ईयर, भाई अपने ईयर को, नोज को क्या करो? थोड़ा जेंटली तरीके से फोल्ड करो। आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर हैं जो क्या करते हैं? रिटेन शेप अगेन। लेकिन दोबारा से देखो, अगर हम अपने कान को ऐसे फोल्ड करें तो वो दोबारा से वैसे के वैसे शेप में ही आ जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पर कार्टिलेज है। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अगली चीज टच योर फोर आर्म मसल। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि जो आपकी फोर आर्म की मसल्स हैं उनको टच करो। फील मूवमेंट इन फोर आर्म इवन दो फिंगर्स आर फार अवे। बोल रखा है कि भाई फिंगर्स दूर है लेकिन फिर भी इसकी मूवमेंट हो पाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो कनेक्ट मसल टू बोन। मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है? टेंडन। ठीक है, सिट ऑन अ चेयर, एक चेयर पे बैठ जाओ और अपने पैर को मूव कराओ। आप देख पाओगे द जॉइंट डज नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट, लेकिन जो जॉइंट है वो बियॉन्ड द लिमिट आगे पीछे नहीं होगा अगर आप मूव भी करोगे तो। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर? लिगामेंट, क्योंकि बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट करता है। हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी, समझ में आ गई बात? ठीक है, एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है बच्चों, वॉलेंट्री मूवमेंट। देखो दो टाइप की मूवमेंट होती है, एक होता है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ऐसी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में है ना। अभी मैं हाथ की मूवमेंट करूँ, अपनी मर्जी से मैं हाथों की मूवमेंट करा रही हूँ, क्या है? वॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन जब मैंने खाना खाया तो वो खाना इसोफेगस के थ्रू नीचे जा रहा है, अंदर जा रहा है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। समझ में आ गई बात? तो जो हमारे कंट्रोल में होती है वो वॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो होती है इनवॉलेंट्री। ठीक है, When someone says tissue, everyone tissue paper, पर हमें ये सब दिखता है टिश्यू के नाम पे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टिश्यू पढ़ चुके हैं अभी तक। अच्छा, अ टिश्यू दैट कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यू। देखो भाई, टिश्यू नेचर एंड फंक्शन बता रखा है। तो सबसे पहले दिया है ब्लड, कैसा है? फ्लूइड है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को, गैसेस को और हॉर्मोन्स को। बोन कैसी होती है? हार्ड। किसकी बनी होती है? कैल्शियम की और फॉस्फोरस मैट्रिक्स की। क्या करती है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कार्टिलेज कैसी होती है? सॉफ्ट जेली लाइक मैट्रिक्स की बनी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ठीक है, टेंडन कैसा होता है? टफ होता है, कनेक्ट करता है मसल टू बोन। लिगामेंट स्ट्रॉन्ग होता है, स्लाइटली इलास्टिक होता है और कनेक्ट करता है बोन टू बोन। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको याद करना है। समझ गए बच्चों इतनी बातें? आगे बढ़ जाएं, चलो समझो अब। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे क्या बच्चों? मस्कुलर टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? मस्कुलर टिश्यू। मूवमेंट आर ब्रॉट अबाउट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। बोल रखा है हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हो पाती है वो किसकी हेल्प से होती है? मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से होती है। अभी मैं चल पा रही हूँ यहाँ पे, है ना, मेरी हाथों की मूवमेंट हो पा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मस्कुलर टिश्यू है। अगर मस्कुलर टिश्यू नहीं होते तो मूवमेंट भी नहीं हो पाती, हम ऐसे रहते पूरे टाइम। ठीक है, लेकिन मूवमेंट हो पाती है। दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर। इनके पास क्या होते हैं? लंबे लंबे फाइबर जैसे सेल्स होते हैं, इनको हम मसल फाइबर बोलते हैं। ये कैपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के एंड रिलैक्सेशन के। देखो कहने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ वाली जो मसल है ना, इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। अगर मैं हाथ को ऐसे कर रही हूँ तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। समझ में आ रही है बात? तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकती है मसल्स, इसी की वजह से इजीली मूवमेंट हो पाती है। अब हमें 3 टाइप की मसल्स पढ़नी है और ये पेपर में आपके आती है। पहली है कार्डियक मसल, दूसरी स्मूथ मसल और तीसरी स्केलेटल मसल। समझो भाई, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या बच्चों? स्केलेटल मसल के बारे में। समझना, ये जो मसल्स होती हैं इनमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिखते हैं। ये डार्क बैंड है और नीचे कुछ नहीं है, फिर ये डार्क बैंड है, तो ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड। समझ में आई बात? तो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इनको स्ट्रिप्टेड या फिर स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं। इनको हम वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। ये जो स्केलेटल मसल होती है, ये हाथ पैर वाली मसल्स, ये हमारे कंट्रोल में होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। ठीक है, मसल फाइबर और सेल्स आर लॉन्ग मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी होती हैं? लंबी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और अनब्रांच होती हैं, ब्रांच नहीं होती इसमें। ईच फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय थिन मेम्ब्रेन। हर मेम्ब्रेन किससे एनक्लोज होती है? थिन मेम्ब्रेन से, पतली पतली मेम्ब्रेन होती है इसमें। समझ गए? साइटोप्लाज्म जो होता है इसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये जो मसल्स होती हैं इजिली टायर्ड भी हो जाती हैं, इनको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने हाथ पे कुछ भी रख के ऐसे रख के खड़ी हो जाऊं तो क्या मेरा हाथ थक जाएगा? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्केलेटल मसल है। लेकिन क्या पूरी बॉडी में ऐसी मसल्स भी होती हैं जो कभी नहीं थकती?
होती है। कौन सी? कार्डियक मसल। समझ गए? दिल की रुकती नहीं है भाई, थक जाएंगे तो हम ही थक जाएंगे। समझ गए? तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? कार्डियक मसल के बारे में। पहली बात तो ये इनवॉलेंट्री मसल होती है, हमारे कहने से नहीं चलती। हम कहेंगे रुक जाओ तो रुकेंगी नहीं, इनवॉलेंट्री है। ठीक है? ओनली फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। कहाँ पाई जाती है? हार्ट के वॉल्स में पाई जाती हैं। कैसी होती है ये? यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं और साथ में ब्रांच होती हैं। ब्रांचेस आर यूनाइटेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। यहाँ पे क्या बोल रखा है? यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, ब्रांच होती है, और जो ब्रांच होती हैं वो जुड़ी हुई होती है किससे? इंटरकैलेटेड डिस्क से। इन मसल्स में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है। क्या होता रहता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। समझ गए बात? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होता रहता है। ठीक है? एंड नेवर गेट टायर्ड, और ये कभी नहीं थकती थ्रू आउट द लाइफ। हाँ, लेकिन अगर किसी इंसान की लाइफ पूरी हो चुकी है तो ये भी थक जाती हैं, रुक जाती हैं। अगला स्मूथ मसल्स। तो भाई इनके पास कोई भी लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं होते, इसलिए इनका नाम रखा क्या? स्मूथ मसल्स। इसलिए हम इनको बोल सकते हैं क्या? नॉन स्ट्रिएटेड मसल। क्या बोल सकते हैं बच्चों? नॉन स्ट्रिएटेड मसल। ये इनवॉलेंट्री मसल होती है, अपने कंट्रोल में नहीं होती। स्टमक की मसल से अभी काम कर रही होंगी, शायद मैं बोल रही हूँ वो काम कर रही होंगी, मेरे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री मसल है। दीज मसल फाइबर आर यूनिन्यूक्लिएटेड। जो मसल फाइबर होती हैं कैसी होती हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड और स्पिंडल शेप की होती है। दे कंस्टिट्यूएंट इंटरनल ऑर्गन। इसमें क्या होते हैं? इंटरनल ऑर्गन होते हैं। सच मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। कहाँ पाई जाती हैं ये? स्टमक के वॉल्स में, इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्रोंकाई में और आई की आइरिस में पाई जाती हैं। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में एक मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्लास 10th में पढ़ते हैं। होता क्या है? मान लो कि एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें फूड जा रहा है। अब फूड का ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, यानी पाइप जो ना बहुत पतला होता है एलिमेंट्री कैनाल, जहां से खाना जाएगा वहां से क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स इस तरीके से होती रहती है। तो ये जो मूवमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब समझो यहाँ पे तीनों में डिफरेंस दे रखे हैं जो आपको पेपर में लिख रहे हैं। तो स्केलेटल मसल जो है वो स्ट्रेटेड होती है, ट्यूबुलर होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, वॉलेंट्री होती है, अपनी मर्जी से चलती है। ठीक है? यूजुअली अटैच टू स्केलेटन। किससे जुड़ी हुई होती है? स्केलेटन से। स्मूथ मसल की बात करें अगर तो ये नॉन स्ट्रेटेड होती है, स्पिंडल शेप की होती है। ठीक है? और साथ में यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, इनवॉलेंट्री होती है, अपने कंट्रोल में नहीं होती है, इंटरनल ऑर्गन्स में होती है। कार्डियक मसल की बात करें तो ये स्ट्रेटेड होती है, ब्रांच होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कहाँ पे होती है? हार्ट के वॉल्स में होती है। ठीक है बच्चों? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपको क्या करना है? याद करना है, पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। तो अभी हमने जो पढ़ा स्मूथ मसल वो यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी हमने जो पढ़ा कार्डियक मसल वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में डायग्राम कुछ ऐसा दिया है। स्केलेटल मसल ये वाली मसल है, स्मूथ मसल ये स्टमक की है। ठीक है? और कार्डियक मसल हार्ट के अंदर होती है। समझ गए? ये वाला पार्ट अभी हम पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसको काट रखा है यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। नर्वस टिश्यू। पहली बात तो समझो कि नर्वस टिश्यू किस लिए होता है। भाई मैं जो बोल रही हूँ आपके ब्रेन तक जा रहा है, फिर आप उसके लिए रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के। तो ये किस वजह से हो रहा है? नर्वस टिश्यू की वजह से। किसकी वजह से? नर्वस टिश्यू की हेल्प से हो पा रहा है। तो दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, ड्यू टू विच द एनिमल्स आर एबल टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। इसी की वजह से एनिमल्स जो होते हैं वो स्टिमुलाई को देख पाते हैं, यानी किसी भी चेंज को, और उसके लिए रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। समझ गए? अगर आप कोई भी गर्म चीज को टच करते हो तो तुरंत आप अपने हाथ को हटा लेते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में पूरे में क्या है? नर्वस टिश्यूज हैं। इनका फंक्शन, इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल। और वो कुछ ऐसी दिखती है। मैं आपको नॉर्मल बनाना सिखा देती हूँ। क्या करना है आपको? उल्टे सी बनाने हैं, ये उल्टे सी, और फिर ऐसे जोड़ देना है। क्या आप समझे? उल्टे सी बनाओ, ऐसे जोड़ दो, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दो, साथ साथ में बनाते जाना। समझ गए बच्चों बात? इस तरीके से बनाना है। अब इसकी लेबलिंग भी कर देते हैं। समझो, सबसे पहली बात तो ये जो अंदर आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल बॉडी। ये जो बीच में आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है? ये जो पूरा जा रहा है लॉन्ग सा बीच में, इसको हम बोलते हैं क्या? एक्सोन।
इसके ऊपर जो ये बॉक्स जैसे दिख रहे हैं क्या है, माइलिन शीट। अच्छा, माइलिन शीट के बारे में एक बात बताती हूँ आप लोगों को। मान लो फॉर एग्जांपल कि ये एक्सोन है, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि इसके ऊपर माइलिन शीट किस तरीके से लगी होती है। दिखने में तो ये बॉक्स जैसी होती है कि जैसे कि बॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है। अभी बताती हूँ कि कैसी होती है दिखने में। तो भाई फॉर एग्जाम्पल ये एक्सोन है, ये माइलिन शीट है। एक्सोन के ऊपर कुछ इस तरीके से लपटी हुई होती है, ये आप लोगों को दिख रहा है, इस तरीके से पूरी फोल्ड रखी होती है। तो जो बीच बीच में आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट है एक्सोन वाला जो दिख रहा है, ठीक है। और ये पूरी माइलिन शीट है, जो ये पेपर है, और जो बीच में पेंसिल है वो क्या है आपका एक्सोन है। समझ गए। अब माइलिन शीट के ऊपर ना स्वान सेल बने होते हैं गोल गोल से। क्या होते हैं? स्वान सेल। और मजे की बात बताती हूँ, ये स्वान सेल होते हैं, यही हैं जो माइलिन शीट को बनाते हैं। समझ गए। स्वान सेल से ही क्या बनता है? माइलिन शीट बनती है। लास्ट में होता है आपका एक्सोन एंड, एक्सोन टर्मिनल। या फिर हम इसको बोलते हैं क्या? नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? नर्व एंडिंग। समझ में आ गई इतनी बातें? कोई दिक्कत? आगे समझो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, योर न्यूरॉन व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग न्यूरॉन। तो न्यूरॉन लाइक ओ मेरे बारे में पढ़ रहे हो आप, है ना, ऐसे ही हो रहा है। चलो, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन क्या क्या होते हैं, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया वही सारे हैं। सेल बॉडी, साइटोन कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था ना बच्चों, बीच वाला, इसको क्या बोला? सेल बॉडी। किससे कवर होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोन्स बोलते हैं। फर्दर डिवाइड हो जाते हैं तो इनको हम डेंड्राइट्स बोल देते हैं। एक्सोन जो है वो लंबा सा एंड होता है। अब देखो मैं तुम्हें ऐसे समझा देती हूँ। मान लो कि जो हाथ है ना, ये एक्सोन है, ओ सॉरी न्यूरॉन है। तो बेटा ये डेंड्राइट्स हैं। क्या है ये? डेंड्राइट्स, ठीक है। बीच वाला पूरा सेल बॉडी है, साइटोन है। इसके बीच में होगा न्यूक्लियस, ये पूरा एक्सोन है, ठीक है। और इस एक्सोन के ऊपर क्या लगा हुआ होता है? माइलिन शीट। और माइलिन शीट के ऊपर स्वान सेल। ये आपको लिखा हुआ दे रखा है। अब एनसीईआरटी जो लिखती है वो सब हम पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा नर्वस टिश्यू, फिर हमने पढ़ा डेंड्राइट क्या होता है, एक्सोन क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। आप बेटा ये लेक्चर लेने के बाद में जब एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको एक एक शब्द समझ में आ जाएगा, एक एक वर्ड, ठीक है, सब कुछ समझ आ जाएगा। और आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना, इससे बाहर नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन, ठीक है। अब समझो टाइप्स ऑफ जॉइंट। ये एनसीईआरटी ने इस बार न्यू ऐड किया है, लास्ट ईयर ये नहीं था टाइप्स ऑफ जॉइंट नाम का कोई भी टॉपिक। तो 4 जॉइंट हमको पढ़ने हैं इसमें। सबसे पहला है बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? ये कहाँ पर होता है? ये यहाँ पर होता है, शोल्डर में। शोल्डर वाला जो होता है ना, इसके वजह से हमारा पूरा हाथ ऐसे रोटेट कर पाता है, पूरा हाथ ऐसे रोटेट कर पाता है। किसकी वजह से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। तो इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द राउंडेड एंड बॉल ऑफ वन बोन फिट इनटू द होलो कैविटी ऑफ सॉकेट। यहाँ पे देख पा रहे हो क्या लिखा है कि जो राउंडेड एंड होता है, जिसको हमने बॉल बोला, वो दूसरे वाले में होलो कैविटी में इजीली फिट हो जाता है। एग्जांपल शोल्डर एंड हिप जॉइंट। देखो सेम ना, हाथ का और पैर का सेम चलता है, तो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट और यहाँ पे हिप जॉइंट दोनों का सेम ही चलेगा। मूवमेंट, ये फॉरवर्ड मूवमेंट भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी, साइडवेज भी एंड सर्कुलर रोटेशन भी इजीली कर सकते हैं, है ना। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सर्कुलर, हर तरीके से मूवमेंट इसमें पॉसिबल है। द राउंडेड टॉप ऑफ द अपर आर्म बोन फिट इनटू द शोल्डर, जो हमने पढ़ा ऊपर। समझ में आ गई बात? आगे समझो। हिंज जॉइंट, ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन लाइक हिंज ऑफ अ डोर। अब देखो जो गेट होता है बेटा वो एक ही डायरेक्शन में खुलता है। ऐसा तो नहीं होता कि गेट बाहर भी खुल जाए अंदर भी खुल जाए। क्यों? क्योंकि हिंज लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जॉइंट, इस हाथ को मैं ऐसे फोल्ड कर सकती हूँ, पर क्या मैं इस हाथ को ऐसे भी फोल्ड कर सकती हूँ? मैं तो नहीं कर सकती। तो मैं इसको कर सकता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो ये ऐसे फोल्ड में नहीं कर सकती, मैं सिर्फ ऐसे फोल्ड कर सकती हूँ। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या है? हिंज जॉइंट है। ये सेम होता है नी में। नी को आप ऐसे मोड़ सकते हो, लेकिन क्या ऐसे पीछे मोड़ सकते हो? नी को नहीं मोड़ सकते। समझ के बाद तो मूवमेंट जो होती है इसमें क्या होती है? बेंडिंग हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है, लेकिन हर तरफ नहीं घूम सकती। आगे समझो। अगला है पाइवट जॉइंट। तो दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ वन बोन टू रोटेट अराउंड अनदर। एक बोन दूसरे वाले के अराउंड घूम सकती है। जॉइंट बिटवीन स्कल एंड बैकबोन। अब देखो ये कहाँ पे होती है? ये पूरा स्कल वाला पार्ट होता है आपका, ये पूरा स्कल वाला पार्ट है।
ये पूरी बैकबोन है, तो इसके अराउंड ये घूम सकती है लेकिन बैकबोन नहीं घूम सकती। समझ पा रहे हो बात? साइड टू साइड मूवमेंट होती है यहाँ पे, टर्निंग द हेड लेफ्ट एंड राइट। इसी की वजह से जो हमारा हेड है वो राइट लेफ्ट मूव कर पाता है। समझ के बाद? लेकिन पूरा तो नहीं घूमता, 180 नहीं घूम सकता, पॉसिबल नहीं है। अब ये समझो फिक्स्ड जॉइंट कहाँ पे होते हैं? तो दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज अ जॉइंट वेयर द बोन्स आर फर्मली कनेक्टेड एंड कैन नॉट मूव। तो भाई हमारा जो स्कल है ना, उसमें बहुत सारे जॉइंट हैं लेकिन वो मूव नहीं कर सकते, वो एक ही जगह पर फिक्स है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब देखो बोन ऑफ स्कल्स का एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं होती है। समझ के बच्चों इतनी बात? क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, आई को और साथ में ईयर को भी। अगली चीज जो हमने पढ़ा वो एनसीईआरटी कैसे लिखती है, बॉल एंड सॉकेट जो लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, उन्होंने बताया कि कहाँ पे होता है, कॉलर बोन में होता है, शोल्डर में होता है, ठीक है। इसकी मूवमेंट फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज एंड सर्कुलर हर तरीके से हो सकती है, जो भी कुछ मैंने आपको बताई है। अगला है हिंज जॉइंट। क्या है बच्चों? अगला हिंज जॉइंट। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है? दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। किस टाइप? एल्बो बेंड एंड स्ट्रेटन इन वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करती है। कहाँ पर होती है ये? नी में होती है। वेयर अ स्मॉल बोन कॉल्ड द नी कैप प्रोटेक्ट द जॉइंट। अच्छा तुमने सुना है नी कैप, उसको कटोरी भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, नी कैप। पाइवट जॉइंट, तो ये क्या होता है भाई? स्कल इज कनेक्टेड टू बैकबोन। जब स्कल बैकबोन से कनेक्ट होती है तो उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पाइवट जॉइंट बोलते हैं। विच अलाउ द हेड टू मूव साइड टू साइड, जिसके वजह से क्या होता है? हेड साइड टू साइड मूव कर पाता है। अगला है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट क्या होता है? स्कल जो होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, फ्लैट बोन बनाता है। अगली चीज समझो, हेलो, स्कल जो होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, फ्लैट बोन्स होती हैं, एक साथ में जुड़ी हुई होती हैं और इसमें मूवमेंट नहीं हो रही होती। ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अब समझो स्केलेटल सिस्टम के बारे में। मैंने जो भी कुछ इसमें लिखा है ना बेटा वो मोर देन इनफ है, इससे आगे आपको एक शब्द भी नहीं पढ़ना, ठीक है। समझो, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है बच्चों वो एक पूरा फ्रेमवर्क होता है। किससे बना होता है? बोन से। क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन को। इट इंक्लूड द स्कल। इसमें क्या होता है? स्कल होता है, वर्टिबल कॉलम होती है और साथ में रिब केज होती है। देखो स्कल होता है, ये पीछे वाला जो है ना, पीछे वाला वर्टिबल कॉलम होता है और साथ में ये रिब केज होती है। ये तीन चीजें होती हैं। समझ में आ गई बात? अब समझो, फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ स्कल से यानी कि स्कल के बिल्कुल नीचे से इट एक्सटेंड टू फ्लेक्सिबल कॉलम कॉल्ड बैकबोन, जिसको हम स्पाइन भी बोलते हैं, जिसके थ्रू फटाफट से सिग्नल्स पहुंच जाते हैं बॉडी तक। समझ में आई बात? ठीक है। मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल बोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टिब्रा। देखो कहने का मतलब क्या है, ये पूरा स्कल है आपका, ठीक है, स्कल से जस्ट जुड़ी हुई होती है स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पर क्या होता है? वर्टिबल कॉलम होता है। समझ गए बात? हाँ, ये ऐसा लग रहा है जैसे सर बनाया है और चोटी बना दिया। आगे समझो, विच एक्ट एज अ कजन एंड अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी। किसकी तरह एक्ट करता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब समझो रिब्स के बारे में, तो हमारे पास ये होती है ना, ये यहाँ पर, यहाँ जो बहुत पतले पतले बच्चे होते हैं उनमें दिखती भी हैं, उनको रिब्स बोलते हैं। कितनी होती हैं? 12 पेयर्स। कितनी होती हैं बच्चों? 12 पेयर ऑफ रिब एंड टुगेदर दे फॉर्म द रिब केज। क्या बनाते हैं? रिब केज बनाते हैं। द रिब केज एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिव केज टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन सच एज हार्ट एंड लंग्स। बोल रखा है क्या करती हैं ये? कुछ वाइटल ऑर्गन्स को, हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। हाउ आर रिब्स अटैच? रिब कैसे अटैच होती हैं? तो रिब्स आर अटैच टू द स्पाइन। रिब्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं किससे? स्पाइन से, बैक साइड से और आगे से ब्रेस्ट बोन। देख रहे हो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना बच्चों, ये क्या है? ब्रेस्ट बोन है, या फिर हम इसको बोलते हैं स्टर्नम। पीछे होती है वर्टिबल कॉलम, आगे होती है स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम और वर्टिबल कॉलम इनसे जुड़ी हुई होती है ये। दे आर जॉइंट बाय फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। किससे जॉइंट होती है ये? फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से जॉइंट होती है। समझ में आ गई बात? रिब केज का काम क्या होता है? तो ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, लंग्स को, हेल्प करता है बॉडी को स्टैंड अपराइट, सीधे खड़े रखने में, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द रिब केज, मूवमेंट कराता है। व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो रिब केज जो होती है वो मूव करती है अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। देखो करके देखो, सांस अंदर लो तो रिब केज बाहर आ जाती है ना। तो यहाँ पे लिखा है रिब केज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। चेस्ट जो होती है वो एक्सपेंड हो जाती है और ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, सांस को बाहर निकालो तो अंदर चली जाती है रिब केज। तो बोल रखा है रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। चेस्ट जो होती है कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, स्पेस डिक्रीज हो जाता है, तो एयर जो होती है पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, एयर बाहर निकल जाती है। समझ में आ गई बात?
अगर इंजरी हो जाती है तो रिब्स में क्या होता है, ब्रीदिंग के टाइम पे पेन होता है। आगे बढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है, फटाफट से इसको पढ़ दो, सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी में इन्होंने बोला कि भाई जो योगा करना होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है योगा को एंशिएंट इंडियंस ने बनाया था और इसके वजह से लाइफ स्टाइल जो है हमारी वो इंप्रूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बोन्स स्ट्रांग हो जाती हैं, मसल्स जो होती है वो फिट हो जाती हैं, हमारी बॉडी जो होती है वो स्टिफनेस से बची रहती है। समझ में आ गई बात? आगे समझते हैं। खत्म? अच्छा, ये बस लास्ट स्लाइड है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो वो लिखा है इन नेचर प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ डिजीज इन प्लांट कॉल्ड क्राउन गॉल डिजीज। देखो क्या बोल रखा है, क्राउन गॉल डिजीज नाम की बीमारी देखी गई प्लांट्स के अंदर। इस डिजीज में क्या होता है, ट्यूबर लाइक स्वेलिंग्स बन जाती हैं। ये देख पा रहे हो बच्चों, स्वेलिंग्स, ये स्वेलिंग जैसी डेवलप हो जाती हैं इस टाइम पे ड्यू टू रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई सेल डिवीजन बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड वे में होगा तो कैंसर कॉज हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है स्टेम में ना क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। ठीक है, कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। इंस्टेड ऑफ ओनली ट्राइंग टू क्योर दिस डिजीज, उन्होंने सिर्फ क्योर करने का नहीं सोचा, साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी किया कि कैसे ये जो बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है और कैसे ये अपनी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है प्लांट के अंदर और किस तरीके से ये डिजीज जो है वो कॉज हो रही है। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ पता लगाया। दिस नॉलेज वाज लेटर यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर, बाद में ये प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज की गई। Today, agrobacterium is used as a tool to introduce useful gene into plants. देखो बच्चों, हमारे ना क्लास 12 में एक चैप्टर होता है बायोटेक, इसके अंदर हम ये सब कुछ पढ़ते हैं, पूरा का पूरा दे रखा है कि किस तरीके से जीन ट्रांसफर में हेल्प करता है। तो हम फर्दर क्लासेस में आगे इसको पढ़ते हैं। अब समझो आगे, समझो क्या खत्म। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये लेक्चर जो है खत्म होता है। हमने पूरा का पूरा टिश्यू चैप्टर जो है वो वन शॉट में खत्म कर लिया है सब कुछ। ठीक है, आपको जस्ट इन्हीं नोट्स को याद कर लेना है, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। समझ के बच्चों? आगे आपको जो भी लेक्चर चाहिए उसके लिए कमेंट में लिख दो, मैं वो लेक्चर लेके आ जाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।